स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्काईज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने आपको इतिहास विषय का 2023 के एनुअल एग्ज़ाम का व्याख्यात्मक हल हमने कर लिया है। अब 2-3 जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है उसको किसी वीडियो में हम आपको एक ही वीडियो में बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम ज्योग्राफी का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इस तरह से करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का अध्ययन इस तरह से हम ज्योग्राफी का करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उसके तरफ हम बढ़े और एग्ज़ाम में किसी भी तरह से अगर घुमा कर प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसका जो रिप्लाई है देने में उसमें हमें कोई परेशानी न हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज ज्योग्राफी का, क्लास 12 के ज्योग्राफी का आज हम शुरुआत करते हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पहले हम व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और इसके बाद अपना सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हमारा पहले हम देखेंगे इसमें यहाँ से खींचेगा, इसमें यही पेज नंबर पे टेंशन होता है। चलिए आपका पेन का कलर कैसा ले लें आज? चलिए ग्रीन ले लेते हैं आज, ये वाला पैरट ग्रीन। सेक्शन ए, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के लिए इसका साइज क्वेश्चन का बड़ा करना होगा। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न है। ये 1 से 70 के लिए वहाँ ऊपर जो गाइडलाइन दिया हुआ था उसको आप देखे थे। इसमें गाइडलाइन था कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी सेक्शन ए में आपको 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें से 35 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता, जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता का आप परिचय जान लीजिए कि ये पहली चीज़, इसका परिचय ध्यान में रखिए कि ये पश्चिम बंगाल या इसी को बंगाल भी हम बोलते हैं। ये कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। और बंदरगाह को हम कह सकते हैं कि जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकती है। जैसे बस जहाँ पर रुकती है उसे बस स्टैंड बोलते हैं। रेलगाड़ी जहाँ रुकती है वहाँ उसे हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और हवाई जहाज़ जहाँ पर आकर रुकती है उसे एयरपोर्ट या हवाई अड्डा कहते हैं। तो उसी तरह से समुद्री जहाज़ जहाँ आकर के रुकती है उसके रुकने का जो जगह होता है, जो स्टेशन होता है,
उसी स्टेशन को हम बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। तो कोलकाता जो पत्तन है, कोलकाता जो बंदरगाह है वह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता जो बंदरगाह है वह हुगली नदी पर स्थित है। लेकिन इसका चूँकि हमें व्याख्यात्मक अध्ययन करना है तो इसको याद रखिएगा कि ये इसमें आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट नोट्स आप बनाते जाइएगा। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये जो कोलकाता पत्तन है ये हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अब हुगली नदी कोलकाता से होकर के बहती है और जहाँ पर हावड़ा जंक्शन है उसी के बगल से हुगली नदी आपको क्रॉस करती है और ये गंगा की सहायक नदी है। ये हुगली जो है, हुगली ये गंगा नदी जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार से होकर जाती है, तो हुगली जो है गंगा की हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी है, सहायक नदी है। ये हेल्पिंग रिवर है गंगा की। ये गंगा नदी में आ कर के और आपको हुगली नदी जो है मिल जाती है। और ये जो हुगली नदी जो देख रहे हैं, ये जहाँ पर कोलकाता पत्तन है, इसकी अगर दूरी देखा जाए तो इसकी दूरी आपको बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। यह है बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। कौन? कोलकाता पत्तन। कोलकाता जो पत्तन है वह बांग्लादेश, चूँकि भारत के पूरब में बांग्लादेश है और भारत के सबसे पूरब में जो हमारा राज्य है उसका नाम पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश शुरू होता है। और बांग्लादेश का जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ से देखा जाए तो इस कोलकाता पत्तन की दूरी 80 किलोमीटर है। और बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से ये कितना दूर है इसको देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर है। आपको पता है कि हम जब भारत की चौहद्दी पढ़ते हैं तो पूरब में हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। इस तरह से हम भारत की चौहद्दी अपना बताते हैं भारत का। तो भारत के पूर्वी दिशा में आपको बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और उस बंगाल की खाड़ी के किनारे से अगर इसकी दूरी देखा जाए कोलकाता पत्तन का तो ये 180 किलोमीटर है। और बांग्लादेश की सीमा से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी आपका 80 किलोमीटर है। तो ये आपको कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और हुगली नदी क्या है? तो हुगली गंगा की सहायक नदी है। बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर है ये कोलकाता पत्तन, और बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर है। तो इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? अब भारत के पूर्वी तट पर यानी इस भारत के ईस्ट साइड में अगर देखा जाए तो कौन सा पत्तन स्थित है? तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा पत्तन होगा? आपको पूर्वी तट पर अगर हमें गौर किया जाए तो इसमें ये जो मुंबई देख रहे हैं ये पश्चिम साइड में है। मारमा गाँव जो देख रहे हैं ये भी पश्चिम साइड में है।
कांडला गुजरात में है। तो ये भी भारत के पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर आपको पारादीप, और ये पारादीप जो पत्तन है, पारादीप जो बंदरगाह है, ये उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। संबलपुर में स्थित है। ये आपको समुद्र के किनारे है पारादीप, और ये पारादीप को हम कह सकते हैं कि ये आपको भारत की पूर्वी सीमा पर है, और हमें घूमने का भी मौका मिला है पारादीप, तो इसलिए पारादीप के बारे में हम विशेष जानते हैं। और इसी क्रम में आप जान लीजिए कि कुछ जो बंदरगाह है भारत के, उसके बारे में जान लीजिए, उसका लिस्ट जानना ज़रूरी है। तो एक चेन्नई बंदरगाह है जो तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर बंदरगाह को हम देख लेते हैं, बंदरगाह, और इधर लिख दीजिए राज्य। भारत के किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है, इसको देख लीजिए। तो पहला है चेन्नई बंदरगाह, पहले का नाम है चेन्नई पत्तन भी हम इसको बोल सकते हैं, या चेन्नई बंदरगाह भी बोल सकते हैं। तो चेन्नई नाम से ही पता है कि ये तमिलनाडु की राजधानी है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है ये भी पत्तन है, या तूतीकोरिन बंदरगाह भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये तूतीकोरिन जो पत्तन है ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछ दिया कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है और 4 ऑप्शन दे दिया तो हम पारादीप जवाब दे दिया। अब उसी में पूछ दे कि तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है भारत के, तो आपको याद रखना होगा तमिलनाडु। इसी को कंसेप्ट कहा जाता है कि यदि बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है तो फिर बंदरगाह की पूरी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि बंदरगाह से फिर अगर प्रश्न पूछेगा तो कुछ भी पूछेगा अगर पत्तन या बंदरगाह से प्रश्न, तो यदि हम इसका नोट्स बना लेंगे, इसकी व्याख्या कर लेंगे बंदरगाह का, पत्तन का, तो पूरा तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। और कितना भी घुमा के पत्तन के बारे में पूछेगा तो हम इसका जवाब दे देंगे। तो तीसरा जो बंदरगाह है ये एन्नोर पत्तन है, एन्नोर बंदरगाह भी कह सकते हैं, और ये भी तमिलनाडु में है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के दक्षिण भारत में है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हमने देखा, एक चेन्नई पत्तन, एक तूतीकोरिन पत्तन, और एक हमने देखा एन्नोर पत्तन। उसके बाद हम देखते हैं कि एक विशाखापत्तनम है, एक विशाखापत्तनम है, और विशाखापत्तनम, ये पत्तनम लिखा हुआ है, मतलब कि विशाखापत्तनम एक बंदरगाह है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद अगर हम देखें पारादीप, तो पारादीप हमने ऊपर ही लिख दिया कि उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। पारादीप से तो ये क्वेश्चन ही था, तो इसको लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट है। उसके बाद हल्दिया ये बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, और ये जो बंदरगाह है हल्दिया आपका, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया ये बंदरगाह स्थित है। उसके बाद एक बंदरगाह हमें और ध्यान में रखना है, कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता पत्तन आप देखे थे कि हुगली नदी के किनारे है, तो वो पश्चिम बंगाल में ही है, तो उसको कोलकाता पत्तन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लिए। उसके बाद एक और है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये भी एक पत्तन है। तो जो ये पोर्ट ब्लेयर है ये हमारा अंडमान और निकोबार, ये आइलैंड है भारत का, निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इस तरह से हमने
एक कोलकाता बंदरगाह से प्रश्न देखा, एक पारादीप बंदरगाह से देखा 2, उसके बाद चेन्नई पत्तन तूतीकोरिन 2 2 4, एक 5 6 7 8 बंदरगाह को हमने पढ़ा। और बंदरगाह से यदि प्रश्न पूछता है तो ये 8 की संख्या में हमारा अगर एक नोट्स बन जाता है और इसका अध्ययन कर लेते हैं तो ये पर्याप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? अब जितना भी नदी है उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी किस नदी में है? जमुना, सतलज, गोदावरी और सोन। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जमुना नदी में है, ये हमारा स्थित होगा। और जमुना नदी आपको दिल्ली जो हमारा भारत की राजधानी है वह जमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको प्रमाणित किया है। ये जमुना नदी को किसने प्रमाणित किया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसको हम शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, और शॉर्ट में अगर इसका हम नाम लिखें तो CPCB होगा, CPCB। ये भी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नदी कितना, कौन ज़्यादा प्रदूषित है और कौन कम प्रदूषित है, इस बात को कौन प्रमाणित करता है, इसकी जांच कौन करता है? तो ये भारत का एक विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये। तो ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये सेंट्रल, ये भारत सरकार का है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यानी पूरे भारत में अगर कहीं भी प्रदूषण होता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम इसी विभाग का है, इसी बोर्ड का है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि ये जो जमुना नदी है ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और इसके प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो भारी मात्रा में छोड़ी जाने वाली सीवेज। इसका कारण क्या है इसके प्रदूषण का? तो आप कारण में लिख ले सकते हैं कि भारी मात्रा में छोड़ी जाने वाली सीवेज। सीवेज का मतलब हो गया कि अब दिल्ली जमुना नदी के किनारे है, तो दिल्ली में जितना भी बिल्डिंग से, घरों से जितने भी कचरे निकलते हैं नाला से होकर के, जिस नाला को ही हम सीवेज कहते हैं, तो इससे भारी मात्रा में ये सीवेज जो है, ये नाला का जो गंदगी है उसको बहा दिया जाता है, जमुना नदी में बह जाता है। और इसके कारण क्या है कि जमुना नदी जो है भारत की सबसे आपको प्रदूषित नदी बन गई है। और दूसरा कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है कि दिल्ली के आसपास और दिल्ली और बगल में आप हरियाणा देख रहे हैं, भारी संख्या में आपको इंडस्ट्री है और उद्योग लगा हुआ है, कल कारखाने हैं। तो उन कल कारखानों से जो अपशिष्ट निकलते हैं, कचरे जो निकलते हैं, उन कचरों को जमुना नदी में बहा दिया जाता है। और इसके वजह, इस कारण से ये जो जमुना नदी है यह भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हो गई है। और इससे ज़्यादा प्रदूषित नदी नहीं है कहीं। और दुनिया में अगर देखा जाए तो सीताराम नदी है। अगर दुनिया के नक्शे में देखा जाए तो दुनिया में, यानी पूरे संसार में, सीताराम नदी, और ये सीताराम नदी कहाँ? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है, सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है।
तो इस तरह से हमारा जो तीसरा प्रश्न था इसका भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा एसिड रेन का एक कारण है? तो एसिड रेन का जो कारण होता है वह वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है कि ईंधन के जलने से, इसका कारण क्या है वायु प्रदूषण? इसका जो कारण है कि पहला कारण है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य गैसें हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। ये सब एसिड है, अम्ल बनाते हैं। और वर्षा होने पर जल की बूंदों के रूप में यह जमीन पर गिरती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो ईंधन वगैरह जलता है कारखाने वगैरह में, तो उसके जलने से, कल कारखाने में जब ईंधन जलेगा तो जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और भी अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस जो है हवा में मिलेगा, और हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ये सब गैस, और अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, एसिड बना लेगा, और HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, और बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, और वर्षा होने पर जल की जो बूंद गिरती है धरती पर, तो उसी के साथ यह आपको ज़मीन पर गिर जाती है, और इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा अगर गिरे तो पेड़ पौधों पर अगर गिरा तो पेड़ पौधे को भी जला देता है, और जीव जंतु के शरीर पर गिरे तो जीव जंतु को भी मार देता है। तो खास करके ये जो अम्लीय वर्षा है, ये खास करके उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये चौथा प्रश्न है ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वह गंगा नदी से संबंधित है, और ये एक योजना है जो 2014 में लाया गया था। भारत सरकार की योजना है जो ये नमामि गंगे क्या है, ये आपको लाया गया था भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा सीवेज की सफाई और गंगा नदी की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 ईस्वी में इस योजना को लाया गया था। तो ये जो नमामि गंगे योजना है, इस योजना को भारत सरकार ने 2014 में लाया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी की सफाई करना और सीवेज की सफाई करना। तो इस तरह से ये इसका आपका सही आंसर हो गया। और उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है, ये हीराकुंड जो परियोजना है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा जो देख रहे हैं इसी को पहले उड़ीसा कहा जाता था। तो ये इसका जो परियोजना है इसके बारे में आप जान लीजिए। हीराकुंड परियोजना के बारे में पहला कि यह है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक उद्देश्य नहीं है इस परियोजना को लाने का। हीराकुंड जो परियोजना है इसको लाने का एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य है और इसलिए इसे बहुउद्देशीय योजना के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका महानदी परियोजना, महानदी पर इस परियोजना को लाया गया था। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी पर इस परियोजना को चलाया गया। ये उड़ीसा की एक नदी है जिसको हम बोलते हैं महानदी, और इसी महानदी पर ये जो गवर्नमेंट का जो ये योजना है इसको चलाया गया था। और ये जो है संबलपुर से 15 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह उड़ीसा में जो एक जगह हमने देखा था संबलपुर, तो संबलपुर से 15 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और इसके लिए जो डैम बनाया गया था, जो बांध बनाया गया था, वह मिट्टी का बनाया गया था। और इससे कह सकते हैं कि इसका बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इसका जो उद्देश्य था बहुउद्देशीय है। तो इसका उद्देश्य था पनबिजली यानी जल विद्युत उत्पादन। पहला उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था नहरों द्वारा फसलों की सिंचाई, माने इसी पानी को नहर के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए जो है इसको दूर दूर तक भेज दिया जाता था। और इसकी जो मुख्य बांध है वह 4.8 किलोमीटर लंबा है। मुख्य बांध जो है, मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है। ये
मुख्य रूप से हमारा जो हीराकुंड परियोजना है इसके बारे में है कि इसका उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन, नहरों द्वारा फसलों की सिंचाई करना, और ये 1948 में शुरू हुआ था। ये इसका प्रारंभ 1948 ईस्वी में हुआ और 1957 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप इसका नोट्स बना लीजिए। 1948 में 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1948 में आज़ादी के कुछ ही महीने बाद जो है इस हीराकुंड परियोजना को प्रारंभ कर दिया था और इसको बनाने में 9 वर्ष लगा था। 1957 ईस्वी में जा कर के ये परियोजना जो है ये बनी थी और ये बहुत बड़ी परियोजना थी और ये बहुत देशीय था। एक उद्देश्य इसके नहीं थे, कई उद्देश्य थे। तो हीराकुंड परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करें भी अगर लिख दें तो आप इस प्रश्न इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपना जो व्याख्यात्मक हल है, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसे हम 7वें प्रश्न से कल अगले दूसरे लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी ही ज्योग्राफी का ये लेक्चर समाप्त हो जाए ताकि हम आपका होम साइंस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी का भी इस तरह से हम लोग व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे कि हमारा सिलेबस जो है सब पूरा हो जाए और एग्ज़ाम में मुख्य रूप से आपको कोई परेशानी नहीं हो। और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी छात्र छात्रा है वो इंटर के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करे। और साथ ही अंत में पुनः आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद उनसे कहिए कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो चैनल आपका ग्रो करेगा और ग्रो करेगा तो फिर आगे आपके लिए जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करवाना है उसको करवाने में हमें कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ये पहला लेक्चर ज्योग्राफी का समाप्त करते हैं।